नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची क्राइम की कहानी है वह एक काजाकिस्तानी दरिंदा सीरियल किलर की है, जो लड़कियों और महिलाओं के साथ मारने से पहले और मारने के बाद बलात्कार करता। इसके बाद उनके शरीर को हथौड़ा और चाकू का प्रयोग कर टुकड़े टुकड़े कर देता था और जो भी रक्त उसके शरीर से निकलती थी उसे पी जाता था और उसके मांस को महीनों तक पकाकर खाता था। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह शख्स इस तरह के कुकर्म को अंजाम क्यों दे रहा था, इसके पीछे इसका मकसद क्या था और आगे इस शख्स के साथ क्या हुआ। इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, ताकि आप इस दरिंदा सीरियल किलर के बारे में पूरी बातें जान सकेंगे। तो आते हैं आज की कहानी में। तारीख था 15 नवंबर 1952 ईस्वी। जगह जंबिल अल्माटी ओब्लास्ट, जो कि उस समय संयुक्त संघ का हिस्सा था मगर अब काजाकिस्तान है। वहाँ एक कज़ाक पिता और बेलारूसी माँ के घर एक संतान का पैदा होता है और बड़े प्यार से उसके माँ बाप उसका नाम निकोलाई जुमागलीव रखते हैं। बचपन में निकोलाई जुमागलीव को कोई भी दिक्कत नहीं होती है और यह अपनी स्कूली शिक्षा रेलवे स्कूल में पूरी करते हैं। इसके बाद 1973 ईस्वी में निकोलाई जुमागलीव कज़ाक विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं। वहाँ उसका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिस कारण से वह बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद वह एक ड्राइवर की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, मगर यहाँ भी उसे असफलता हाथ लगती है। वह कुछ परेशानी सा महसूस करने लगा और उसे लगने लगा कि अब मैं क्या करूँ। यह सोचते सोचते अभी कुछ महीने बीते ही थे कि उसका नज़र एक दिन एक अकेली महिला पर पड़ती है और वह उस महिला को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ बलात्कार करता है और 1977 ईस्वी में ही वह भागकर उजून अगज लौट जाते हैं, जहां वह नौकरी की तलाश करने लगते हैं और अंततः उसे फायर फाइटर का नौकरी मिलता है। उजून अगज में वह फायर फाइटर का नौकरी करने लगते हैं। फायर फाइटर में नौकरी करने के दौरान ही वह एक दिन बीमार पड़ता है। इसके बाद जब वह हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसे पता चलता है कि उसे 2 यौन संचरित रोग है, एक सिफिलिस और दूसरा ट्राइकोमोनासिस। जब डॉक्टर इन दोनों रोगों की जानकारी निकोलाई को देते हैं तो निकोलाई हैरान रह जाते हैं और वह सोचने लगता है कि आखिर यह दोनों रोग महिलाओं से ही मुझे मिला है। जिसके बाद निकोलाई अपने इन यौन संचरित रोगों के लिए सिर्फ महिलाओं को दोषी ठहराया और यहीं से उसके दिमाग में लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार कर मारने की इच्छा तीव्र हो गई और अब वह योजना बनाने लगा किसी लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार कर मारने का। वह अपनी पहली योजना जनवरी 1979 में बनाया था, जब वह अपने नज़दीकी सड़क में रोज़ जाया करता था और जो भी लड़कियों और महिलाएं मॉर्निंग और इवनिंग वॉक में अकेले आया जाया करती है उस पर ध्यान रखा करता था। 7 दिन तक ध्यान रखने के बाद 24 जनवरी 1979 ईस्वी को इदेजिदा इरोखिना नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र महज 17 वर्ष थी, उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। वह उस लड़की को रोड से खींचकर झाड़ी की तरफ ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद गला काटकर उसकी हत्या कर दी। जब वह गला काटा तो जो रक्त उसके शरीर से निकल रही थी उसे निकोलाई पी रहा था। पीने के बाद उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया कुल्हाड़ी और चाकू का प्रयोग करके। फिर उसके मांस को अपने बैग में रखकर अपने घर ले गए, जहां वह 1 महीने तक उसके मांस को पकाया और खाया था। इसके बाद हर महीने निकोलाई जुमागलीव ऐसे ही किसी लड़की और महिलाओं को अपना हैवानियत का शिकार बनाता और इसी तरह का कुकर्म करता। इसके बाद उसके मांस को पकाकर खाते रहता था। यह सिलसिला जनवरी से लेकर अगस्त तक हर महीने चलता रहा और अब तक वह आधे दर्जन से अधिक लड़कियों को अपना हैवानियत का शिकार बना चुका था। फिर एक दिन 21 अगस्त 1979 ईस्वी को निकोलाई नशे के हालात में फायर फाइटर के ड्यूटी में जाते हैं तो एक सहयोगी से लड़ाई हो जाता है। लड़ाई के दौरान निकोलाई उस सहयोगी को गोली मार देते हैं, जिस कारण से उस सहयोगकर्मी का मौत हो जाता है। फिर पुलिस उस सहयोगकर्मी के हत्या के आरोप में निकोलाई को गिरफ्तार कर लेते हैं, मगर पुलिस अब तक उसके पहले के द्वारा किए गए क्राइम से बिल्कुल अनजान थे। फिर क्या, फिर निकोलाई के मनोदशा को देखते हुए उसे मनोरोग हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां उसका इलाज चलता है। और मनोरोग हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट सामने आती है वह यह था कि निकोलाई सिजोफ्रेनिया नाम के एक रोग से ग्रसित है। फिर अदालत
निकोलाई को पागलपन के कारण दोषी नहीं ठहराते हुए महज 1 साल के बाद बरी कर देते हैं। और रिहा होने के बाद निकोलाई जुमाग्लिव अपनी आतंक को दोबारा शुरू करते हैं और महज 1 महीने के अंदर ही उन्होंने 3 लड़की और महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उसका कत्ल करके उसके मांस को पकाकर खाया था। फिर क्या, अब जब भी निकोलाई जुमाग्लिव को किसी महिला या लड़की के साथ बलात्कार कर मारकर उसे खाने का इच्छा होता, तब वह अपने घर में एक पार्टी का आयोजन करता था और सभी को निमंत्रण देता था, चाहे वो उसका दोस्त हो चाहे नहीं हो। जितनी भी लड़की लड़का महिलाएं होती थी सबको वह निमंत्रण देता था अपने घर आने का, क्योंकि वह सभी से कहता था कि मेरे घर में एक बहुत बड़ा पार्टी का आयोजन हो रहा है, आप लोग वहाँ जरूर आइएगा। और जिस दिन निकोलाई के घर में पार्टी का आयोजन होता था उस दिन लोग बड़े उत्साह से उसके घर जाते भी थे और वह व्यवस्था भी उस प्रकार से करता था। लोग वहां जाकर संतुष्ट हो जाते थे, मगर उस समय निकोलाई जुमाग्लिव के दिमाग में कुछ और ही बात चल रहा होता था, क्योंकि उस भीड़ में से वह अपने शिकार को ढूंढता था। जिस लड़की या महिला के साथ उसका मन हो जाता था बलात्कार कर मार कर उसके मांस को खाने का, वह उसे किसी बहाने अपने सीक्रेट रूम ले जाया करते थे और वहाँ ले जाकर रूम बंद कर देते थे। फिर उसके कपड़े उतारने के लिए मजबूर करते थे। इसके बाद उसके साथ बलात्कार कर कुल्हाड़े और हथौड़ा से उसका कत्ल कर देते थे और जो भी रक्त उसके शरीर से निकलता उसे वह पी जाता था और फिर उसके मांस का टुकड़े टुकड़े करके पकाकर खाते थे। और जितने भी लोग उसके घर में पार्टी में शामिल हुए थे उसे भी उसका मांस परोसते थे खाने के लिए, मगर पार्टी में आए हुए किसी भी व्यक्ति को इस बात का कोई भनक तक नहीं लग पाता था। इसी तरह उसके घर में 2 सप्ताह में महीने में किसी न किसी दिन पार्टी का आयोजन जरूर होता था। यह सिलसिला तकरीबन 4 से 5 महीने तक चला। 4-5 बार उसके घर में पार्टी भी हुआ, मगर वह दिन आ ही गया जब लोगों को उसकी इस घिनौनी हरकत का पता लग जाता है, क्योंकि 3 दिसंबर 1981 ईस्वी को निकोलाई जुमाग्लिव अपने घर में एक बहुत बड़े पार्टी का आयोजन किया था। लेकिन निकोलाई जुमाग्लिव के लिए पार्टी तो सिर्फ एक बहाना था। इस दिन वे किसी लड़की या किसी महिला के साथ वह बलात्कार कर मारकर उसके मांस को पकाने वाला था और खाने वाला था। फिर क्या, 3 दिसंबर 1981 ईस्वी को बहुत सारे लोग उसके घर में जमा होते हैं। पार्टी चल रहा होता है। इसी दौरान निकोलाई एक लड़की को किसी बहाने से उस पार्टी से निकालकर अपने उस सीक्रेट रूम में ले जाते हैं, जहां उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं। मगर जब निकोलाई बलात्कार करने के बाद उस लड़की को कुल्हाड़ी से काटने का कोशिश करते हैं, तब वह लड़की बड़ी जोर से चीखती है और इतनी जोर से चीखी थी कि उस पार्टी में जो लोग आए थे उसमें से 2 व्यक्ति जो निकोलाई के दोस्त ही थे वह इस चीख को सुन लेते हैं। फिर क्या, उन दोनों के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि आखिर यह चीख किसकी थी, जाकर देखना चाहिए। जिधर से चीख की आवाज़ आई थी उधर वह दोनों दोस्त जाकर झांक कर देखने का कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि निकोलाई उस लड़की को कुल्हाड़ी से काट रहा है और निकोलाई के शरीर में एक भी कपड़े नहीं हैं, रक्त से सना हुआ है। जैसे ही यह भयानक मंजर देखते हैं तो दोनों भागते हुए उसके घर से निकलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और इसकी सूचना पुलिस को देती है। पुलिस मौके पर तुरंत पहुंचती है और रंगे हाथ निकोलाई को कुल्हाड़ी के साथ देख लेते हैं। मगर निकोलाई का नज़र जब पुलिस के ऊपर पड़ता है तब वह वहाँ से जल्दीबाजी में भाग जाते हैं और अपने चचेरे भाई के यहाँ छिप जाते हैं। मगर 2 दिन के बाद उसके चचेरे भाई के घर से निकोलाई जुमाग्लिव को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। फिर पुलिस निकोलाई से कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है और पूछने लगती है कि आखिर तुमने उस लड़की को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। तब निकोलाई अपनी पूरी गुनाह को कबूल करते हुए सारी बातें बताना शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं कि मुझे इंसानी मांस खाने का आदत लग चुका था और मैं हर महीने किसी लड़की या महिला को अपना हैवानियत का शिकार बनाता। पहले उसके साथ बलात्कार करता, फिर उसको काट देता था और जितने भी रक्त उसके शरीर से निकलती थी उससे मैं पी जाता था। इसके बाद उसके शरीर को चाकू और हथौड़े से टुकड़े टुकड़े करते थे, फिर पकाकर मैं महीनों तक खाता था। और इसकी शुरुआत मैं जनवरी 1979 ईस्वी में ही कर दिया था, जिसके बाद मैं अभी तक रुका नहीं। फिर पुलिस पूछने लगती है कि तुमने अब तक कितनी लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार कर उसे मारा और उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके तुमने खाया। तब निकोलाई कबूल कर लेते हैं कि मैंने अब तक लगभग 10 लड़की और महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उसे मारकर उसके शरीर को मैं पकाकर खा गया हूँ। फिर पुलिस इन 9 लड़की और महिलाओं के साथ बलात्कार कर उसे मारने के आरोप में
इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं और इसको जेल भेज देते हैं। मगर निकोलाई जुमागलिव सिजोफ्रेनिया नाम के एक रोग से ग्रसित था, जिस कारण से उसे मनरोग हॉस्पिटल पागल घोषित कर चुका था। यह देखते हुए अदालत उसके ऊपर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं और उसे दोषी नहीं ठहराते हैं। मगर इस बार उसे ऐसे मनरोग हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है जहां से वह भाग ना पाए और इसका इलाज करवाया जाए। जिसके बाद 1981 ईस्वी से लेकर 1989 ईस्वी तक निकोलाई जुमागलिव को एक मनरोग हॉस्पिटल में रखा गया, जहां वह डॉक्टर की निगरानी में है और उसे कड़ी सुरक्षा के अंदर ही रखा गया है ताकि निकोलाई वहां से भाग ना पाए। फिर 1989 ईस्वी में निकोलाई जुमागलिव को जब एक दूसरा मनरोग हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तभी वह भागने में कामयाब हो जाते हैं और वह इस बार काजाकिस्तान नहीं लौटते हैं, बल्कि वह उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान की तरफ चल जाते हैं और वह लगभग 2 सालों तक जंगल में ही रहा, वहाँ के औषधियों का सेवन किया। फिर 1989 से लेकर 1991 ईस्वी तक जब निकोलाई जुमागलिव जंगल में भागते भागते थक गए, तब वह यह सोचने लगा कि क्यों ना एक छोटे से अपराध करके खुद को पुलिस के हवाले कर दूँ। मगर इस बार उज़्बेकिस्तान पुलिस के हवाले करने वाला था वह। फिर वह 31 अप्रैल 1991 ईस्वी को एक नज़दीक में भेड़ के बाड़ में घुसते हैं, जहां वह भेड़ चोरी करने का प्रयास करते हैं। मगर वह मालिक को दिखाकर भेड़ का चोरी कर रहे थे ताकि उस बाड़ के मालिक को यह पता लग जाए कि यह भेड़ चोरी कर रहा था और वह पुलिस को बुलाकर मुझे पुलिस के हवाले कर दे। और होता भी यही है। वह जो बाड़ का मालिक था वह पुलिस को बुलाती है और भेड़ चोरी के आरोप में उस शख्स को पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर पुलिस जब निकोलाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है कि आखिर तुम भेड़ चोरी क्यों कर रहा था और तुम कहाँ से आए हो, तब निकोलाई बताते हैं कि मैं चीन का निवासी हूँ, मैं चीन से आया हूँ। मगर फिर पुलिस पूछती है कि तुम चीन से उज़्बेकिस्तान कैसे आया, किस रास्ते से आया। तो इस बात को बताने में निकोलाई पूरी तरह से असमर्थ हो जाते हैं। तब पुलिस को शक हो जाता है कि यह जरूर झूठ बोल रहा है। फिर इन परिस्थितियों को देखते हुए उज़्बेकिस्तान का जो पुलिस था वह मॉस्को पुलिस को खबर देते हैं। तब मॉस्को से कर्नल यूरी दुबाइगिन वहां पहुंचते हैं इस मामले की मुआयना करने के लिए। मगर जैसे ही यूरी दुबाइगिन निकोलाई को देखते हैं तो तुरंत पहचान जाते हैं और कहते हैं यह तो निकोलाई जुमागलिव है जो जेल से भागा हुआ है 2 साल पहले। फिर क्या, फिर निकोलाई जुमागलिव को मॉस्को ले जाया जाता है और उसे एक ऐसे मनरोग हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं जहां से वह भाग नहीं सकता है दोबारा, क्योंकि उस मनरोग हॉस्पिटल के चारों तरफ कड़ी प्रहरी का व्यवस्था है जहां से निकोलाई का भाग पाना बिल्कुल असंभव है। और तब से लेकर अब तक निकोलाई उसी मनरोग हॉस्पिटल में भर्ती है जहां निकोलाई 1991 से लेकर अब तक उसी मनरोग हॉस्पिटल में है, जहां वह छोटी मोटी काम भी करते हैं और बिना बोले डॉक्टरों की थोड़ी सहायता भी कर दिया करते हैं। डॉक्टर उसकी इस स्थिति को देखते हुए उस मनरोग हॉस्पिटल से हमेशा के लिए रिहा करने की बात भी करते हैं। मगर वहां के जो स्थानीय लोग हैं वह इस बात का विरोध करते हैं, जिस कारण से निकोलाई जुमागलिव अब भी उसी मनरोग हॉस्पिटल में भर्ती है। तो यह थी कहानी काजाकिस्तानी सीरियल किलर निकोलाई जुमागलिव का, जिसे सोवियत सीरियल किलर भी कहा जाता है, क्योंकि उसका जन्म जब हुआ था उस समय वह सोवियत संघ का हिस्सा था, जिसे मेटल फैग, कोलिया द मैनीटर, द काजाकिस्तानी कैनिबल के नाम से भी जाना जाता है और यह इन नामों से पूरा विश्व में कुख्यात है। तो फिर इस सीरियल किलर के बारे में आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह के वर्ल्ड के फेमस सच्ची क्राइम स्टोरी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।